स्टार्ट करते हैं, जो आया आया है। तो क्या करना है आपको बेसिकली, थोड़ा ना देखो, तुमको दो काम करना है। एक तो 2020 ये जो जा रहे हैं तुम्हारे जूनियर्स आईआईटी बॉम्बे अभी रिसेंटली, एक इनके लिए भी मैसेज देना है। और सेकेंड मैसेज ना इनके लिए देना है, ये जो 2024 में एग्जाम देंगे, क्योंकि तुम्हारा काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है जैम के मामले में। तो एक वो हाँ दो तुम्हारा दो पॉइंट है, एक पॉइंट इनके लिए है और सेकेंड पॉइंट 2024 के लिए है। अब बाकी कुछ ठीक है। बचेगा तो ये पूछ लेंगे। हाँ। वही एक बार मतलब कोई ऐसा बोलो कि एक्सप्लिसिटली क्या जानना है जो भी आ रहा है आईआईटी बॉम्बे में, क्योंकि मैं कुछ और ही बोलती रहूंगी और मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, लाइक मे बी दे आर नोइंग कि अभी स्टिल क्या चीज है क्या नहीं है। अभी सीनियर से बात चलती रहती है, जैसे मेरी भी किसी कोई कोई जूनियर से बात होती रहती है, तो उनको कुछ चीजें पता भी होंगे, तो उनको क्या पता नहीं है और किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है नो करने के लिए, तो ये मैं बता सकती हूँ। तो मतलब कोई ऐसे बता सकता है कि क्या बताना है मुझे, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या जानना है आप लोगों को? एनीवन? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। भाई होमवर्क करके नहीं आए हो क्या? दीदी इंटर्नशिप के बारे में जानना था ना, इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप अभी आईआईटी बॉम्बे आ रहे हो ना? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट तो इंटर्नशिप के लिए, जैसे मेरे टाइम में मैंने मेरा फोकस था एक्सेंचर एंड सिटी बैंक ओनली। बाकी मुझे मतलब मेरा पर्सनली ये था कि फाइनेंशियल्स में जाना है, मुझे फाइनेंशियल में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एक सिटी बैंक मेरा मोटिव था और एक एक्सेंचर था, तो मैंने बस दोनों के लिए अच्छे से ये किया था कि ठीक है इन दोनों में हो जाता है तो सही है, अदरवाइज आई विल नॉट टेक एनी चांस फॉर द एनी अदर थिंग्स। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट बहुत मैटर करते हैं। अगर आप लोगों ने मतलब जिन लोगों ने गाइडेड प्रोजेक्ट किए हैं स्टैटिस्टिक्स में पहले, जिनका मास्टर्स सॉरी बीएससी में जो स्टैट्स का हुआ है, वो बेनिफिट में रहता है थोड़ा। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके प्रोजेक्ट हुए तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए जो भी है उसमें, जितना भी आप डिटेल में क्वेश्चनिंग कर सकते हो आपको गूगल में मिल जाते हैं कि लीनियर रिग्रेशन पे क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिस्टिक में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने क्लासिफिकेशन का कुछ किया है दूसरा के मींस क्लस्टरिंग वगैरह या और भी कुछ टेक्निक्स लगाई है, तो गूगल पे आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हो। डीप में क्वेश्चनिंग होती है, मतलब जैसे अगर लीनियर रिग्रेशन है तो एजम्पशंस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमें कि व्हाट इफ ये वाला अगर एजम्पशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, अगर ये हो रहा है तो तुम कौन सी टेक्निक यूज करोगे। मतलब बहुत सी चीजें होता है। क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर लेंगे आपसे जब भी आप कैंपस में आओगे, तो बातें तो होती रहती है कि कैसे प्रिपरेशन करना है क्या करना है, इतना डीप तो नहीं जाऊंगी। बट वही कि प्रोजेक्ट मैटर करता है और जो भी किया है रेज्यूमे में जो भी लिखा है यू शुड एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई कोर्स लिख दिया है और उन्होंने कुछ पूछ दिया और आपका बैड इंप्रेशन पड़ गया, आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपने पाइथन बता दिया और पाइथन को उन्होंने कोई क्यूरी सब बता दी कि बताओ डेटा में मुझे टाइम वाइज सॉर्ट करना है तो क्या करना है। तो इस चीज में ओके दीदी, थैंक यू। ये ना मुझे ना थोड़ा, ये जो बच्चे जो मेनली जो डीयू बीएचयू वगैरह में जाते हैं, इनके लिए इंटर्नशिप के लिए कंपनी काफी कम आती है। वैसे इस बार बॉम्बे में भी काफी कम आई, बॉम्बे फिर में भी वही हुआ कमाई। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मीन्स ये थोड़ा इनको बतला दो ना कि तुमने अप्लाई कैसे किया, फिर उसका क्या प्रोसीजर हाँ था। तो यही था कि मतलब चांसेस मुझे बाद में भी आए थे, जैसे मीडिया की भी कंपनी आई थी बाद में। आरबीआई का तो मैंने आरबीआई इट वाज लाइक कि मेरा बीएससी में 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए था, तो वहाँ पे ये था कि अगर मैं आरबीआई का फॉर्म भरूंगी तो आई वाज श्योर कि मेरा हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो सीजीपीए देख के लेती है आरबीआई, उसमें इंटरव्यू टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है। फॉर्म आता है आरबीआई का, आईआईटी बॉम्बे में के लिए बता रही हूँ मैं अभी के लिए, तो आरबीआई का फॉर्म आता है, हम लोगों को भरना है, सीजीपीए जिसका अच्छा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे चांस लेना था सिटी बैंक के लिए, तो मैंने रिस्क ली और आरबीआई का फॉर्म ही नहीं भरा। तो और सिटी बैंक में कुछ इशू हुआ दैट वी आल्सो डोंट नो कि ये कैसे होता है सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि अननोइंग जो रिजल्ट थे वो आए थे, मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो लक फैक्टर भी मैटर करता है बहुत। तो इसके बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, इतनी अच्छी खासी कंपनी तो कुछ आई नहीं थी, और एक्सेंचर में मेरा आईसी कुछ जो हुआ था राउंड टू में, टाइम का इशू हुआ था, तो इस वजह से मेरा राउंड टू में थोड़ा ये हो गया है, मतलब वो नाराज हो गए थे सामने वाले कि 15 मिनट लेट हो गई मैं। तो दैट वाज द रीजन कि मेरा एक्सेंचर में मतलब
थोड़ा डिसमिस हो गया और सिटी में पता नहीं क्या हुआ था। फिर बाद में मैंने इंटर्नशिप के लिए बाहर से अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये पता था कि कंपनी सीनियर्स बता रहे थे कि सेकंड सेम में और भी कंपनी आती है और भी कंपनी आती है, बट द रीज़न इज़ रिसेशन की वजह से कंपनीज़ ही नहीं आई। बस हार्डली 1 या 2 कंपनी आई होगी सेकंड सेम में, वो भी मतलब इंटरेस्ट आए ऐसा कुछ नहीं था। और हमारे कॉम्पिटिशन के लिए एमटेक वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं और बीटेक वाले, जैसे कुछ-कुछ कंपनी होती है ओपन फॉर ऑल होती है, तो वो बीटेक वाले सीएस वाले बंदे को ही शॉर्टलिस्ट कर लेती है मोस्ट टाइम, हमें नहीं करती है। तो उस टाइम में हमें कॉम्पिटिशन करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फिर मैंने बाहर से इंटर्नशाला पे मेरा प्रोफाइल खुला था, इंटर्नशाला इज़ अ थिंग कि वहाँ से इंटर्नशिप मिल सकता है, और लिंक्डइन के थ्रू मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया कि इट इज़ अ टेक्निक कि मतलब तुम लोगों को किन राइट पर्सन को अप्रोच होना बहुत ज़रूरी होता है। तो तुम लोग एक बार जाओ कि वहाँ पे देखो कि उसकी सीनियरिटी कितनी है, कंपनी कैसे काम कर रही हो। जैसे मैं फिनटेक के लिए ही सर्च कर रही थी, क्योंकि मेरा एम था कि मुझे फाइनेंस में ही जाना है, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जाना है, ग्रोइंग ज़्यादा है। और इवन आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट के लिए भी फिनटेक ही ज़्यादा आती है। तो ये मेरा मोटिव था कि अगर इंटर्नशिप में उसी में करूँगी तो फ़ायदा होगा प्लेसमेंट के लिए। तो फिर मैंने इसे अप्रोच करना स्टार्ट किया बाहर से। प्रोफाइल अच्छा बनाओ लिंक्डइन का, तुमने जो प्रोजेक्ट किया वो थोड़ा डाल के रखना बाहर के लिए। आईआईटी बॉम्बे में तो कंपनीज़ आएगी मे बी इस बार, क्योंकि रिसेशन थोड़ा कवर हो रहा है, सो मे बी इट विल नॉट अफेक्ट सो मच। बट जो बाहर के, आपका प्रोफाइल सही होना चाहिए, मतलब क्योंकि प्रोफाइल देख के बहुत लोग आपको खुद से भी अप्रोच करते हैं। मुझे खुद से अप्रोच करने वाले भी बहुत लोग थे, बट वही था कि इंटरेस्ट क्या है, काम कैसा है, ये सब देख के। फिर और भी कि जैसे अप्लाई जहाँ पे किया था, नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें हर जगह से रिप्लाई आए। तो कुछ-कुछ ही लोग होते हैं जो अप्रोच करते हैं बैक में। तो मेरे जो अभी जिस कंपनी में मेरा लगा है, मतलब पीपीओ भी मुझे मिला है, उस कंपनी में यही हुआ कि मेरा राइट पर्सन को मैसेज गया, मतलब राइट पर्सन इन द सेंस कि उन्होंने मुझे रेफर किया आगे। ऐसा जनरली होता नहीं है, मतलब तुम्हें बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, यू डोंट नो कि कौन-सा आदमी अच्छा होगा, रेफर करेगा आगे जाके। तो माई लक कि मेरा इंटरव्यू वगैरह सब अरेंज हुआ। इसके पहले भी हुआ था मेरा, बट एट दैट टाइम जनवरी में हुआ था, और उनकी ये डिमांड थी, मतलब इस कंपनी में नहीं, दूसरी कंपनी में हुआ था, टाइम सीरीज वाली कुछ कंपनी थी, बाहर से ही हुआ था, वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही हुआ था। तो उनका ये था कि आप हमें अभी चाहिए मार्च मंथ में, और बाय सिंसियर आईआईटी बॉम्बे में तुम लोग एकेट्स के साथ कुछ भी दूसरा कुछ ज्यादा मैनेज कर नहीं पाते हो, मतलब इट्स रियली हार्ड। तो फिर मैंने इंटरेस्ट खत्म कर दिया कि नहीं होगा मेरे से, मतलब मार्च महीना है, अप्रैल महीना, अभी तो एग्जाम आएगी फाइनल, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे 2 इंटर्नशिप तो मेरी छूट गई थी, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग कि अभी जॉइनिंग करना है। बट मिल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है, तुम्हें एफर्ट्स लेना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, प्रोफाइल सही से रखना पड़ता है। जो स्किल्स है वो स्किल्स देखो कि तुम्हें क्या-क्या सीखना चाहिए, एंड मोस्ट थिंग कि ज़्यादा चीज़ें भले भी ना हो, बट तुम्हारे जो रिज़्यूमे में हो वो सही से तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, दिस इज़ द मेन थिंग। क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, अच्छे से बता रहे हो सामने वाले को, तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती है। मतलब कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भर-भर के रखते हैं रिज़्यूमे में, बट जब कोई एक प्रोजेक्ट उठाते हैं उसमें से जिसमें उनका हाथ नहीं है तगड़ा, और उस प्रोजेक्ट में अगर क्वेश्चन आने लगे तो वो उनके लग जाती है फिर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो रख रहे हो वो मेक श्योर कि तुम एबल हो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, उसमें कुछ भी क्वेश्चन्स आए, कुछ भी टेक्निक्स आए, कुछ भी उल्टे सवाल क्वेश्चन पूछे, तो यू शुड एबल टू हैंडल दिस थिंग्स। यही मेन होता है। और बाहर से अप्लाई करना तो दिस इज़ मेन थिंग कि तुम लोग राइट पर्सन को अप्रोच करो। अब ये हमें नहीं पता होता है कि कौन-सा राइट पर्सन है, सो यू शुड अप्रोच मोर एंड मोर पीपल, वहाँ से हो जाता है। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस पर्सनली। और मेरा लक ऐसा था कि मुझे इतने मतलब कंपनी अच्छी मिल गई कि मैं इतना खुश थी काम करने जाने, क्योंकि मेरा फिनटेक था, मुझे फाइनेंस में ही काम करने को मिल रहा था, मुझे प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा मिल गया था। मैं दिन-रात काम करती जा रही थी, एंड दिस इज़ व्हाट द रीज़न कि मुझे पीपीओ मिल गया, कि सही सलामत सब हो गया कि सही है। मैंने ये ना आईआईटी बॉम्बे की फर्स्ट लड़की होगी अभी अभी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है कि प्लेसमेंट मिल गया, क्योंकि पीपीओ मिलने में करीब सितंबर से अक्टूबर आ जाता है, और ऑलमोस्ट इतना हो जाता है, तो कम से कम ये है कि काफी निश्चिंत हो गई है। हाँ, निश्चिंत हो गई हूँ। वो है। और किसी को कुछ पूछना है? कैसा प्रोजेक्ट था? अच्छा, प्रोजेक्ट पर आपका काम क्या था? क्या बोले सर? स्टूडेंट्स को भी कुछ पूछने दो, उनको क्या चाहिए बताना है मुझे, प्रोजेक्ट कैसा था, क्या था, बोलो। वे आईआईटी हाँ बॉम्बे जी के जो आने दीदी। वाले और जो बाहर के भी है, हाँ, मतलब यही हाँ यही पूछना था कि जो इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट बनाना है वो
कैसे बनाए, मतलब यूट्यूब पे देखते हैं तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इसमें समझ नहीं आता कि कौन सा बनाए, यू नो। हाँ, लीनियर रिग्रेशन के आते हैं, रैंडम फॉरेस्ट के आते हैं, के मींस के आते हैं, के एन के, तो ये उसमें तो सिलेक्ट नहीं कर मॉडलिंग पाते। टेक्निक्स सब। मॉडलिंग टेक्निक्स तो तो आप उसमें सीख जाओगे धीरे धीरे। बोलो। हाँ जी, यही पूछना था कि कैसे सिलेक्ट करें प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट। हाँ, तो हाँ। जैसे कि अभी ये होता है कि मतलब बहुत सारे जैसे कागल पे जाते हो तो तुम लोग कागल से डेटा सेट उठाते हो या फिर यूसी डायरेक्टली, मतलब दूसरे भी चीजें होती है जहाँ से तुम लोग को डेटा सेट मिल जाता है। अब डिपेंड्स कि मतलब तुम लोगों को किस सॉर्ट ऑफ डेटा चाहिए। जैसे मैंने ये किया था, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में कि किस टाइप में प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो मैंने कागल में पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स या डेटा थे वो पूरा एनालाइज किया था कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, और कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है या कौन सा डेटा ऐसा है जो मैं हैंडल कर सकता हूँ। थोड़ा इनर फीलिंग रहती है ना कि हम लोग इसको, इस डेटा को टैकल कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं, ये सब। तो फिर लीनियर रिग्रेशन में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। फिर कोर्सेरा से कोर्सेस लिए थे, उसमें गाइडेड प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, कोर्सेरा से भी गाइडेड प्रोजेक्ट मिल जाते हैं अच्छे से। वहां से भी मैंने गाइडेड प्रोजेक्ट किए थे, यूट्यूब से भी मैंने कुछ गाइडेड प्रोजेक्ट किए थे। फिर आईआईटी बॉम्बे के लिए अब तो इंटर्नशिप के तो आगे ही होगा मोस्टली, बट अगर फेज टू मतलब जनवरी के बाद के अगर कंपनीज में कोई लोग बैठेंगे बाद में, तो उनके लिए एनालिटिक्स क्लब करके दिसंबर में 1 महीने का प्रोजेक्ट होता है। तो वहां से भी प्रोजेक्ट किया था मैंने, मतलब रिकमेंडेशन सिस्टम का। तो मतलब प्रोजेक्ट कैसा गेस करना, ये कंफ्यूजन तो रहता है स्टार्टिंग में, बट आई विल सजेस्ट कि तुम फर्स्ट ईयर में हो तो डिपेंड्स कि तुम्हारे क्लास में कोई कैसा कर रहा है। जैसे कि हमारे टाइम में क्या हुआ था, सीनियर्स ने हमें बताया था, हमारे सीनियर्स ने, कि लीनियर लॉजिस्टिक विल बी सफिशिएंट। ये सफिशिएंट है क्योंकि आप लोग अभी जूनियर हो तो इतना कुछ कंपनी ज्यादा एक्सपेक्ट करती नहीं है, क्योंकि उनके टाइम में यही हुआ था कि कोई कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने बस लीनियर रिग्रेशन पे प्रोजेक्ट किया था, दे वर एबल टू वेल एक्सप्लेन एंड उनका सिलेक्शन हो गया था। बट इस बार क्या हुआ, मे बी कोई कोई ऐसे बच्चे थे कि उन्होंने टाइम सीरीज पे वगैरह ये करके आए थे, प्रोजेक्ट करके आए थे पहले से ही टाइम सीरीज पे, फिर क्लासिफिकेशन पे, या फिर कोई ऐसे भी थे कि जिन्होंने कोर्सेरा से क्लासिफिकेशन में अच्छा खासा ये किया था कि आ, मतलब के मीन्स पे वगैरह प्रोजेक्ट करके रखे थे, और उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो टॉपिक्स क्या हुआ ना, थोड़े एडवांस हो गए, लीनियर और लॉजिस्टिक के अलावा भी कुछ किया है जिनको ये नॉलेज है। तो फिर वहां पे थोड़ा बाइसनेस आ गया कंपनी के थ्रू की, मतलब ठीक है यार जिन्होंने अच्छा किया। जैसे कि लॉजिस्टिक करते तो सब है, साइकिट लर्न लाइब्रेरी इंस्टॉल करके हर कोई लॉजिस्टिक फिट करेगा, बट इसमें स्क्रैच से भी तुम लोग कर सकते हो कि ग्रेडियंट डिसेंट यूज करो। अब ये आप सीख जाओगे धीरे धीरे। और कोर्सेरा पे एंड्रयू एनजी का कोर्स है, मतलब वो मेरा सबसे फेवरेट है, इसलिए मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। इवन आईआईटी बॉम्बे में भी तुम लोग सबसे यही सुनोगे कि एंड्रयू एनजी का जो कोर्स है मशीन लर्निंग का, दिस इज वेरी हेल्पिंग फॉर एवरीवन। लाइक उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसा अल्गोरिदम अप्रोच होता है, स्क्रैच से कैसे करना है, जो टेक्निक से तुम कोएफिशिएंट्स फाइंड करते हो वो एक्चुअली कैसे निकलते हो। तो तुम लोग अगर ये स्क्रैच से भी कोई प्रोजेक्ट करते हो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, वो भी अच्छा खासा इंप्रेशन मतलब आगे वाले पे ये कर देता है। तो मतलब प्रोजेक्ट से यही होता है कि वो सब सोचना पड़ता है पहले थोड़ा कि हाँ मतलब किस टाइप में तुम जा सकते हो, किस डायरेक्शन में जा सकते हो, क्या तुम कौन सा डेटा हैंडल कर सकते हो। एक बार कागज पे जाके देख लेना मतलब क्या है कैसा है। और आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब अभी हाँ कोई सोच रहे होंगे कि रैंडम फॉरेस्ट में मुझे प्रोजेक्ट करना है, कोई सोच रहे होंगे कि ये करना है, बट रैंडम फॉरेस्ट पे किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं वो भी एक बार देख लेना पहले कि किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या मैं एबल होगा क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने में। अगर हाँ पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो करो, फिर अच्छा रहेगा उल्टा। बट अगर कहीं भी लग रहा है कि मैं गड़बड़ कर सकता हूँ तो डोंट डू इट, क्योंकि ये बैड इंप्रेशन देता है। मतलब अच्छा करने चाहते हो फिर लग जाती है वहां पे, तो इस हिसाब से होता है। ओके दीदी। प्लीज़ आप एक्सेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं, क्योंकि लाइक दिल्ली में वो कंपनी आ रही है काफ़ी टाइम से। एक्सेंचर में जैसे टीम पे भी डिपेंड होता है सामने वाला कौन सा आ रहा है। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था मतलब पहला राउंड था मेरा, वो पूरा राउंड मेरा इस पे हुआ था, प्रोजेक्ट बेस्ड हुआ था, जो मैंने प्रोजेक्ट लिखे थे इसमें। तो उन्होंने आई वाज डूइंग मतलब मेरा उस टाइम कार प्राइस प्रेडिक्शन पे आया था। मैंने तो 2-3 प्रोजेक्ट लिखे थे, बट सवाल तो लीनियर रिग्रेशन कार प्राइस प्रेडिक्शन पे आया था। तो उसमें यही पूछा था कि फीचर्स क्या थे,
एक तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कोई कोई पूछता है कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें स्टोरी बनानी आनी चाहिए। यू शुड एबल टू मेक अ स्टोरी कि सामने वाले को इंटरेस्ट भी आ रहा है, तुम लोग तुम्हारा प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करो क्या किया है, ठीक है। और दूसरा आता है कि वो पूछता है ये क्या था स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद क्या किया है, फिर इसके बाद क्या किया, मतलब वो डिपेंड है कि कौन सा तुम्हें सामने वाला क्या पूछता है। तो मेरा ये वाला ये था कि उसने टर्म बाय टर्म पूछा कि फीचर्स कौन से थे, तुमने कैसा मैनेज किया, मतलब कैसे तुमने डिसाइड किया कि मिसिंग वैल्यू को कैसे तुम्हें रिप्लेस करना है। फिर एजम्पशंस के बारे में पूछा कि अगर ये थिंग है तो क्या है। बायस वेरिएंस ट्रेड के बारे में पूछा कि उसमें तुम कैसे कर सकते हो। फिर अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग के बारे में पूछा था मुझे कि अंडर फिटिंग कब होती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए उस टाइम में। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मल्टीप्लो कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है डेटा सेट में, तो इज इट पॉसिबल कि कोएफिशिएंट का नेगेटिव साइन हो सकता है। मतलब ये ऐसे डीप में जाके पूछते हैं। ऐसा भी पूछ लेते हैं कि अगर मल्टीपल कोलिनियरिटी है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या इफेक्ट होता है उसके। जैसे हम स्टैटिस्टिशियन है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा स्टैटिस्टिक्स नॉलेज कैसा है, हम एबल है कि नहीं हैंडल करने के लिए। तो उस टाइप में मतलब डीप डाउन क्वेश्चंस थे मेरे लिए। तो मेरा राउंड 1 बहुत सही था। और राउंड 2 में सबसे पहला मेरा नाम आ गया सिलेक्शन लिस्ट में, कि क्योंकि मेरा राउंड 1 में 7 या 8 नंबर पे शायद इंटरव्यू हुआ था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम थोड़ा लेट आएगा शायद, अगर पहला का किसी का अच्छा हुआ होगा। तो मैं खाना खा रही थी और तब मेरा नंबर आया कि आई एम सिलेक्टेड फॉर द राउंड 2। और फिर वो सब साफ सफाई करने के चक्कर में मेरा 15 मिनट निकल गया। तो राउंड 2 में केस स्टडी थी, बट जिन्होंने लिया लेना चाहिए था, एचआर ने लेना चाहिए था, उन्होंने मेरा नहीं लिया था राउंड, क्योंकि वो थोड़ा बैड इंप्रेशन हो गया था कि 15 मिनट लड़की लेट ज्वाइन करी। बट फिर भी राउंड 2 में मेरे लिए केस स्टडी दिया था कि शैम्पू को सेल करना है कंपनी को, और उसके पास पिछले 3 साल का डेटा है दूसरे फैक्टर्स का, मतलब ऑल इंडिया में क्या चल रहा है शैम्पू के इसमें। तो तुम कौन कौन से वेरिएबल्स कंसिडर कर सकते हो जो तुम्हें कंसिडरेशन में लेना है कि दैट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट योर शैम्पू सेल नाइसली। तो ये सब केस स्टडीज पूछते हैं। फिर गेस्टिमेट पूछते हैं कि अभी इस टाइम में कंट्री में कितने लोग सो रहे होंगे, या फिर मैकडोनल्ड पे कितने बर्गर भी गए होंगे, इस टाइप में गेस्टिमेट्स टाइप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब ये सब होता है, एक्सेंचर में पूछते ही है, एग्जाम्पशन से ज्यादा रहता है। और केस स्टडीज भी पूछते हैं। केस स्टडीज में मेरे एक दोस्त को तो इलेक्शन का पूछा था, तो अभी तो इलेक्शन आ रहा है, तो शायद इलेक्शन वाला मतलब 2024 में कौन आ सकता है या फिर क्या हो सकता है, इस टाइप में इलेक्शंस को जो क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडीज वो भी पढ़ लेना। मे बी इट विल बी ट्रेंडिंग, क्योंकि अभी तो आ रहा है इलेक्शन। थैंक यू। ये मैम केस स्टडीज हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं? केस स्टडी एक्चुअली ISLR बुक पता है आपको? नो मैम। ISL मैम मत बोलो, इतना इंट्रोडक्शन टू बड़ा मत स्टैटिस्टिक्स करो। आर वाली जो है। हाँ, आर वाली वो ISLR बुक है। उसमें केस स्टडीज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम कितना भी केस स्टडीज पढ़ लो तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ अलग ही आएगा, क्योंकि वो मे भी तुम उनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से कुछ पूछ लेते हैं, या उनके दिमाग में कुछ भी चलता है तब तो वो एक्सपीरियंस रहता है, तो उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं उनके दिमाग में। बट यू विल गेट आइडिया, तुम सीनियर से बात करके केस स्टडीज के बारे में जान सकते हो। दूसरा कि ISLR बुक है, वो ISLR बुक पढ़ना स्टार्ट करो। ISLR बुक में लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को assumptions के थ्रू इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, मतलब दिस इज माय वन ऑफ बेस्ट थिंग, मतलब मेरा बहुत फेवरेट बुक है वो ISLR वाला। तो उसमें तुम लोगों को आइडियाज दी जाती है, मतलब कि तुमको सोचना कैसे है कि क्या करना है उसमें। जैसे प्रोजेक्ट एक छोटा छोटा करके भी दिया है बाद में कि क्या किया, तो तुम कोडिंग पे मत जाओ वहां पे। कोडिंग भी पूछते बट हाँ, एक ये है कि आर लैंग्वेज में इतना कुछ नहीं पूछता है कोई, तुम्हें SQL और पाइथन ही पूछेगा। और वो भी कोडिंग में तुम्हें ऐसा नहीं पूछते कि अगर ऐसा ऐसा करना है तो क्या होगा। क्वेश्चंस विल बी लाइक कि मुझे डेटा का ये वाला पार्ट पूछ निकलना है, इस ऐसे ऐसे कंडीशन है तो मैं क्या करूंगी। तुमने लाइब्रेरी यूज की है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज की है, उसमें तुमने पांडास का कहाँ कहाँ यूज किया है। इस टाइप में एक्सेंचर ने क्वेश्चन पूछे थे, और सिटी वालों ने भी इस टाइप में ही पूछे थे। तो मतलब इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है, डिपेंड है कि तुम्हारा सामने वाला अगर ज्यादा यंग आ जाता है तो वो टेक में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है तो पाइथन को फिर ज्यादा डीप में पूछ जाता है। बट कोई कोई अगर एक्सपीरियंस आ जाता है तो उन्हें नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वो उस टाइप में। तो डिपेंड है कि सामने वाला तुम्हारा कौन आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए। बट फिर भी रहता है, जैसे कि मुझे एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सिटी में कि IIT बॉम्बे में ये जो पेड़ है सारे, तो तुम्हें सैम्पलिंग करनी है कि कौन से पेड़ पे क्या हो सकता है। तो तुम्हें कुछ सिलेक्टेड पेड़ उठाने हैं कैंपस से, तो तुम कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हो। तो वहां पे तुम्हारी सैम्पलिंग टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए। और तुम स्ट्रेटिफाइड लगा रहे हो या फिर दूसरा लगा रहे हो तो तुम क्यों लगा रहे हो ये भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मतलब काइंड ऑफ ऐसे आते हैं कि जैसे और भी क्वेश्चन है कि
सिटी बैंक ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब तुम जब कॉइन टॉस करते हो, तो तुम वहां पे क्या हाइपोथेसिस लेके टॉस करोगे और क्या तुम्हारे एजम्पशंस रहेंगे वहां पे। तो कौन सी तुम टेस्ट यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये टेस्ट यूज करो। जैसे नॉर्मल टेस्ट यूज करो तुम लोग, नॉर्मल वेरिएबल वाली जो जेड टेस्ट है, तो क्यों कर रहे हो, इसका रीजन क्या है। तो तुम्हारा वहां पे वो जो भी तुम्हारे स्टेटमेंट्स आते हैं इसके, कि 30 से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वो नॉर्मल में जाता है, या फिर जो भी है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो काइंड ऑफ कि तुम्हारा थोड़ा डीप डाइव जाता है इंटरव्यू। और एक ये भी होता है कि तुम इंटरव्यू घुमा सकते हो। तुम जैसे शब्द बोलोगे इंटरव्यू में, वो कैचअप करेगा, उसको ही आगे लेके जाएगा। तो तुम लोग पहले से प्रैक्टिस करो कि मतलब क्या बोलना है तुम लोगों को। तो उस टाइप में रहता है। तो आईएसएलआर में तुम्हें केस स्टडीज मिल जाएगी। केस स्टडीज मतलब सोचना कैसे है। केस स्टडीज इज लाइक काइंड ऑफ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम रिग्रेशन वाली बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए होते हैं कि सिकनेस का कोई है, कोई तो हेल्थ इंश्योरेंस वाला कोई है, दे दिया। तो कोई दूसरा देगा कि टीवी वालों को सेल करना है, तो वो अलग अलग जगह जाके सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने ये फीचर्स कंसिडर करे। तो तुम जब ये डेटा सेट पढ़ रहे हो ना, या फिर कागज पे जाके तुम डेटा सेट पढ़ रहे हो कि उसके फीचर्स ये है, इट्स काइंड ऑफ दिस थिंग ओनली। तुम जो डेटा पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, वही को टैकल करके तुम्हें पता चल जाता है कि वेरिएबल्स कौन से होने चाहिए। केस स्टडी मतलब वो तुम्हें वेरिएबल्स के लिए ही पूछते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम सेटअप है, तुम लोग क्या करोगे कि मुझे वेरिएबल्स कैसे कैसे तुम दे सकते हो वहां से। तो दिस इज द मेन थिंग। मतलब तुम जितना ज्यादा डेटा सेट को देखोगे, जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे, जितना ज्यादा आ, हो सकता है, तो वहां से पता चल जाएगा केस स्टडीज में क्या क्या होता है। ऑल्सो अभी लाइक आईएसएलआर का पाइथन का वर्जन लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ, तो अगर हम प्रेफर करेंगे आईएसएलआर को तो आर वाला प्रेफर करें या फिर लाइक पाइथन वाला जो लॉन्च हुआ है? देखो कंपनीज तो मोस्टली पाइथन ही पूछते हैं। मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है, आईआईटी बॉम्बे में पता नहीं क्यों आर है, बट आर का इतना कुछ पूछा नहीं। क्योंकि मतलब सिटी ने भी नहीं पूछा, और एक्सेंचर में भी नहीं पूछा। एक्सेंचर में तो मतलब प्रोजेक्ट जिसमें होता है उसमें पूछते हैं मोस्टली, बट प्रोजेक्ट पाइथन में हो तो ज्यादा भारी रहता है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज पाइथन यूज करते हैं और सिक्वल, एसक्यूएल। तो पाइथन वाला ही बेटर रहेगा बाय माई सेंस। और अगर आप लोग आईआईटी बॉम्बे आ रहे हो तो तुम लोगों को आर सीखने को मिलेगा इस सेमेस्टर में, आर लैंग्वेज। तो मतलब आर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट व्हाट आई नो कि क्योंकि टेस्ट भी होती है तुम्हारी, एक्सेंचर की टेस्ट होगी, सिटी बैंक की तो टेस्ट नहीं हुई, बट एक्सेंचर की टेस्ट हो गया, दूसरी भी किसी कंपनी की टेस्ट होती है, तो तुम्हें पाइथन ही पूछते हैं। उसमें भी पाइथन की कोडिंग होती है तुम्हें। तो हैकर रैंक से तुम पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है? चलो मैसेज दे दो 2024 वालों के लिए। जो भी आईआईटी बॉम्बे आएंगे उनके लिए थोड़ा मतलब थोड़ा दिल स्ट्रांग करके आओ, क्योंकि लगती है थोड़ी स्टार्टिंग में। अब आदत नहीं होती, क्योंकि व्हाट इज माय एक्सपीरियंस कि हम बाहर से पढ़ते हो तो यूनिवर्सिटी में इतना स्ट्रेस नहीं होता। तुम लोगों को बार बार एग्जाम नहीं देनी पड़ती, एक बीच में एग्जाम दे दी, क्लास में एग्जाम दे दी। बट आईआईटी का कल्चर ये है कि तुम लोगों का विद इन 1 मंथ तुम्हारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्विज खत्म होते ही तुम्हारी मिड सेम आ जाएगी। मिड सेम खत्म होके 15 दिन नहीं होते तो दूसरे क्विज आ जाएगी। वो खत्म होते नहीं है तो तुम्हारी एंड सेम आ जाएगी। इस चक्कर में तुम्हें इन बिटवीन इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करना होता है, तुम लोगों को कोडिंग की भी प्रैक्टिस रखनी होती है। और बाय मतलब बैड लक ये है कि तुम लोग आर सीखते हो, बट तुम्हें पाइथन में एग्जाम्स देने पड़ते हैं कंपनी के। तो तुम्हें दोनों पे भी हैंड रखना पड़ता है। और मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरे ये मिक्सअप हो रहे थे। मतलब आर की जो सिंटैक्स है और पाइथन की जो सिंटैक्स है, दोनों भी साथ में पढ़ते हैं तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। तो वो थोड़ा हैंडल करना होता है कि मतलब तुम लोग कैसे टैकल कर सकते हो ये चीजें। प्रेशर रहता है थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट सेम इज अबाउट मैथमेटिक्स। तो अब मैं तो मैथ्स की थी, तो मुझे दिक्कत तो आई थी, फिर भी दिक्कत आई थी बहुत, क्योंकि प्रोफेसर का जो वर्जन है सिखाने का वो कुछ अलग ही लेवल का था। तो रहता है, टेंशन तो रहता है। और इंटर्नशिप के भी रहता है। मतलब बहुत चीजें साइमल्टेनियस चलती है।
तो बट हाँ कि टैकल हो जाती है। पहले से हमें लगेगा कि नहीं हो रहा है, मेरे से छोड़ना चाहिए, ये मतलब छोड़ा है हमारे बैच में, एक दो लोगों ने छोड़ के चले गए हैं क्योंकि प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा था। बट एक टाइम आता है कि अपने आप से आप सीख जाते हो, आदत सी लग जाती है कि कोई नहीं, चलो यही लाइफ है हमारी। और इसका फायदा ये हुआ मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए फायदा हुआ। फर्स्ट सेम में तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या लाइफ चल रही है मेरी, मतलब मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी आईआईटी कि मैंने क्या सोचा था। आई वाज प्लानिंग कि मेरा व्लॉगिंग का एक चैनल खोलेंगे मैं यूट्यूब का, ये वो। बट कुछ भी नहीं, मतलब इवेंट्स को जाना हो तो भी टाइम निकाल के कुछ ना कुछ मैनेज करके जाना पड़ता था, हमेशा पढ़ना पड़ता था। तो बट सेकंड सेम में आके थोड़ा चिल लगने लगा क्योंकि आदत हो गई थी फर्स्ट सेम में। उसका फायदा ये हुआ कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, वहां पे काम करने के लिए कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही थी। जैसे बाकी लोग बोलते थे कि यार कितना टाइम करते हैं हम, 9 घंटे कर रहे हैं, तुम्हें बोर नहीं होता है क्या? बट हमारे अंदर आईआईटी जाके वो एबिलिटी ऑलरेडी आ गई थी, क्योंकि तुम लोग सुबह से लेक्चर कर रहे हो, शाम तक तुम लोग पढ़ भी रहे हो, बाद में टाइम निकाल कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ये डेवलप होती है चीज। तो तुम लोगों को कॉर्पोरेट में ज्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि तुमने इससे भी वर्स लाइफ आईआईटी में जी होती है। तो इस काइंड ऑफ की ठीक है, सीख जाओगे धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, अगर टाइम निकालते हो तो बहुत सारी चीजें भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम लोग कितना प्रेशर लेते हो। ज्यादा ही ले रहे हो तो ऑब्वियस है प्रेशर में रहोगे हमेशा। टेंशन तो रहता है, बट यू शुड मेक टाइम टेबल सो दैट यू कैन अरेंज योर थिंग्स। तो इतना भी कोई नहीं है, सीख जाओगे, मेरा तो यही है। बट थोड़ा तैयारी बना के रखना कि इतना चिल नहीं होता है आईआईटी में। जैसे तुम लोग, मतलब मैं भी पहले सोचती थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे सरप्राइजेस क्विजेस भी हो सकते हैं बीच में। हाँ, और जो आईआईटी बॉम्बे एएसआई के लिए आ रहे हैं उनके लिए कि अभी कॉम्बिनेटरिक्स में तुम्हें जो सर है सिखाने के लिए, कौन से सर है, तुम आप लोगों ने पढ़ा है कोई एएसआई वाला? भाई बोलो कोई प्रोफेसर का नाम। कौन है ये जो आप लोगों को पढ़ाए थे, क्या नाम है इनका? आ, हम लोग को ग्राफ थ्योरी पढ़ाए थे आईआईटी बॉम्बे में। श्रीनिवास में कुछ तो है। कौन वही आप जो लोग को सर है पढ़ाए? कॉम्बिनेटरिक्स में, ये जो सर है आपको, वो उनकी एक खासियत है। बट ऐसे वाले होंगे तो ना बताऊंगी मैं, क्यों बताऊं, फिर बाकी लोग तो बोर हो जाओगे। हाँ हाँ, ये ना 2025 वालों, वो सॉरी जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं ना, इनको थोड़ा हम्म। मैसेज दे दो। बाकी तीन को ये तो सीनियर, अब तुम यहाँ कितना भी ज्ञान दे दो, वो तो पीछा, वो तो परेशान तो करेंगे। ओके, जो 2024 में कर रहे हैं उनके लिए कि मतलब आईआईटी जाम इज नॉट सो टफ। मतलब तुम लोग अगर हमेशा कंसिस्टेंसी रखते हो, चीज़ों को सीखते हो, छोटे नोट्स बनाते हो। जैसे मैंने ये किया था कि मैंने चार्ट्स बनाए थे 2-3 फॉर्मूला वाइज की, ये पीडीएफ है, उसका ये एमजीएफ है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर इंटरचेंजिंग रिलेशन सब। तो ये सब चार्ट्स लिख के मैंने चिपका दिए थे वॉल पे, तो ये हर रोज रिविजन कर रहे थे। तो अगर तुम लोगों को इस पे कमांड हो गई ना कि इंटरचेंजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रॉपर्टीज क्या है, आई गेस स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट दिस थिंग ओनली। तुम लोगों को अगर इस पे हाथ बैठ गया कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका लिए ये है, काय स्क्वायर से हम गामा पे कैसे जा सकते हैं, इस पे ये कैसे कर सकते हो, अगर ऐसे चीजें सीख रहे हो तुम लोग तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि इन्फ्रेंस भी उसी के रिगार्डिंग है। चीजें कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, बट तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना आना चाहिए। तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करो सही से। अब तो मैथ्स का भी उतना पोर्शन नहीं है, 30% है, तो इजी इजी तो शशि सर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं मैथ्स, तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स का भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अगर कंसिस्टेंटली करते हो तो इतना कोई इशू नहीं है, हो जाता है। मतलब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या इसको ऐसा बोल रही है कि जैसे कुछ है ही नहीं, हमको तो टेंशन आता है, बट इट्स लाइक कि मेरे लिए भी यही था। मैंने जब जून में स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में लग रहा था कि मेरे से होगा नहीं ये सब, क्योंकि मैंने तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ना स्टार्ट किए थे सबसे पहले। बट बाय टाइम जब मेरी हैंड ओवर होने लगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगी, कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखने लगी, जब डिस्ट्रीब्यूशंस रट के हो गए सारे, रट के मतलब कि याद रह गया अपने आप से, रटा नहीं था, एग्जाम्पल सॉल्व कर करके अपने आप से याद रह गया। तो लगा कि कोई नहीं, बस हमें खेलना आना चाहिए प्रॉब्लम्स के साथ। तो जिसके पास स्किल हो गया वो, आई थिंक दे विल डेफिनेटली डू मोर एंड मोर गुड इन आईआईटी जाम। और टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो भी शशि सर आपको बताएंगे वो तो आप फॉलो करोगे, क्योंकि शशि सर के पास तो हमसे भी ज्यादा नॉलेज है पेपर को कैसे हैंडल करना है, वो वही हमें बता देते हैं।
कि कैसे टेंशन लेना है, क्या नहीं, मतलब टेंशन लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, तो इस काइंड ऑफ। किसी को कोई पूछना है 2024 जिनको देना है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो जैम की अभी तैयारी कर रहे हो? चलो सही है, आपने टाइम ठीक है। निकाला इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, कोई नहीं। अब चलो तो ठीक काम है। ही है, अब तो मेंटरशिप में भी हूँ, तो ये तो करना ही हाँ पड़ेगा मुझे। हाँ, चलो ठीक है, इनसे मैं बात करता हूँ। हाँ? आप जा हाँ, ठीक है। सकते हो। या हाँ हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू। अब- हाँ हेलो, आप लोग थोड़ा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, क्योंकि आप भी रिसेंटली ही जैम दिया है। आयुषी से ही स्टार्ट करते हैं। आयुषी, सर कुछ इनको मैसेज दो, अपने जूनियर्स को, कैसे तैयारी करे, क्या करे, क्या प्लानिंग करे, सर स्ट्रेस कितना ले। मैं क्या बताऊं, अभी मेरे को ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया दीदी का सुन के। मैंने मुझे लग रहा है मेरी ही नहीं लगेगी इंटर्नशिप या जॉब। अरे यार, सब ऐसे ही देखो, आईआईटी बॉम्बे में ना सब इस ऐसे ही जाते हैं और वहां से सब होशियार बन के निकलते हैं। ये आईआईटी बॉम्बे की खूबसूरती है, या हर एक आईआईटी की, या अच्छे कॉलेज की कहो, ये खूबसूरती है। हम वहां जैसे तैसे जरूर पहुंचते हैं, लेकिन जब हम वहां से निकलते हैं ना, तो एक परफेक्ट परफेक्ट चीजें बन के निकलते हैं। तो जो आज मयूरी के अंदर कॉन्फिडेंस है, यदि तुम इसको वही उस समय देखती, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, जब मैं था इनका सीनियर, तो मीन्स ऐसा लगता था कि मैंने ये परेशान आत्मा सब हो गया, चाहे श्रुति हो, मयूरी हो, या कमलेश हो, या और भी कई लोग, बहुत सारे जूनियर्स, तो सब परेशान आत्मा रहता है। तो ये कैसी बोली, एक सेमेस्टर के बाद चीजें क्या होती है, हम उसमें घुल मिल जाते हैं। 1-2 महीने में हम उस सिस्टम में घुल मिल जाते हैं, तो फिर वो चीजें हमारे लिए ओबीएस हो जाती है। प्रेशर रहेगा, लेकिन तुम्हें उस चीज का फील नहीं होगा कि तुम्हें प्रेशर है। ऐसा लगेगा कि बस ऐसी ही लाइफ है। और जिस दिन थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा, हल्का, ज्यादा नहीं रिलीज होता है, हल्का, ऐसा लगेगा कि भाई, अरे क्या जिंदगी है, मैं हवा में उड़ रही हूँ। ठीक है ना? तो ये हाँ सबके साथ होता है, तो सब वैसे ही गए हैं और सब बेहतर बन के निकले हैं। ठीक है ना? तो आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है सर। हाँ। और बाकी बात इनके कोई मैसेज? हाँ इनके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि स्ट्रेस मत ही लेना। जैसे सर पढ़ाते जा रहे हैं वैसे पढ़ते रहो, बस रिवाइज करते रहो, टेस्ट वगैरह देते रहो, एंड हाँ, एंड में पता चलेगा सिंगल डिजिट रैंक आ गई भाई। कुछ बस गो विद द फ्लो, ठीक है, बी कंसिस्टेंट। और हाँ, यही यही बोलूंगी मैं तो। शुरू चलो। से स्ट्रेस मत लेना बस। हाँ बाकी जी एक एक करके अपना वो दो, क्योंकि नाम ढूंढने में इसमें दिक्कत हो रही है। 55 है। रितिका, हेलो। हाँ आवाज आ रही है। यस सर। तो मैं इन लोग को बस ये बोलूंगी कि कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज कर रहे हो उसको कंप्लीट करना। 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब हम कोई ना कोई टॉपिक एट द एंड रह ही जाएगा कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागना, जो टॉपिक कर रहे हो अभी कर रहे हो उस पे फोकस करना, एंड मेक श्योर करना कि एक एक टॉपिक लेके चलो और उनको ढंग से पढ़ो। लाइक अगर तुम लोगों ने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा है तो मेक श्योर कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में फिर ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो तुमने नहीं पढ़ी। अगर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हो तो पूरा ढंग से पढ़ो। एंड अगर कंसिस्टेंट रहोगे एंड तक, अगर सर को फॉलो करोगे, सारे टेस्ट वगैरह रेगुलरली दोगे, तो आई एम श्योर हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो जितना कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस जितना कम से कम ले सकते हो उतना लेना। जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है, लेकिन कोशिश करना कि ज्यादा स्ट्रेस ना लो चीजों का। लाइटली लेना चीजें, मतलब इंजॉय करके पढ़ोगे तो आई एम श्योर रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
ठीक है, और कोई चीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मुझे ही नाम। मुझे एक और चीज बोलनी थी, हाँ हाँ। जैसे कि कोचिंग में या क्लासेस में आपको हर टॉपिक के नोट्स बनवा देते हैं, तो वो थोड़े होते हैं ना कि 30-40 पेज के नोट्स हैं। अगर मैं थकी हुई हूँ तो मैं वो नहीं पढ़ूंगी, तो ट्राई करना कि उनके ना जो मेन मेन फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं उनके अलग से एक टॉपिक वाइज फॉर्मूला नोटबुक सॉर्ट ऑफ कुछ बना लो, ताकि होता नहीं है यू जस्ट वांट टू स्किम थ्रू सम टॉपिक्स और ये सब, तो उसका अलग से बना लेना, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। एंड में भी काफी हेल्प करेगा वो, और अभी भी, तो ये देख लेना बस। हाँ, इसके बाद कोई कुछ बोल रहा था। कोई तो स्टार्ट करो यार। हेलो, माई सेल्फ रेहान। वैसे तो सर सब कुछ मतलब सिमिलर ही है कि कंसिस्टेंट वगैरह रहना है, ये सब। बाकी यही है कि टेस्ट सीरीज को कुछ ज़्यादा सीरियस लें। और ऐसा भी होता है कि मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब मेरे साथ तो होता था कि सपोज जैसे अभी उन्होंने बोला रितिका ने कि जो है टॉपिक को कंप्लीट करना है। सपोज स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है तो मतलब समझो कि अब अच्छे से पढ़ा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं ना, तो अगर उस टॉप लाइन को सीरियस ले लेके नहीं अच्छे से पढ़ना है तो ऐसा होता है कि उसमें ना कुछ ज़्यादा ही टाइम चले जाते हैं। तो अभी मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि कोई जैसे टॉपिक चल रहा है क्लास में तो उसे कंटिन्यू रखो बस। मतलब आप पूरा पढ़ोगे लेकिन फर्स्ट 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 टाइम पढ़ोगे ना तो 100% ग्रैब नहीं कर सकते उसको। तो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, तो उसको रिवीजन के थ्रू मतलब कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर टॉपिक कंप्लीट हो रहा है कि और उसे मतलब 100% ही फर्स्ट टाइम में करके जाना है, ऐसा नहीं है। मतलब उसको आप अच्छा उसका अंडरस्टैंडिंग लेके आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। और उसको साथ साथ मॉक टेस्ट और रिवीजन के थ्रू उसको मतलब डेली या वीकली उसको रिवीजन करिए तो आपका वो टॉपिक डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो मतलब मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि मैं अगर ये टॉपिक अच्छा नहीं होता था तो आगे मूव नहीं करता था, तो उससे काफ़ी दिक्कत भी हो जाती है। बाकी भाई टेस्ट सीरीज को सीरियस लें। अगर मतलब टेस्ट सीरीज तब भी दें जबकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। और अभी टाइम है, अभी जितना रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं पढ़ लिए, क्योंकि जितना जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा तो मतलब आप आपके पास टाइम होगा ना, लेकिन आप इतना प्रेशर ले लेंगे आप चाहकर भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। मतलब इजी टॉपिक भी उस टाइम पर आपको टफ लगेगा। इसलिए अभी जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको इतना हेल्दी टाइम देकर उसको अभी सॉर्ट आउट कर लिया। लास्ट के लिए कुछ ज़्यादा छोड़िए मत। लास्ट में मतलब आप चाहकर भी इतना अच्छे से डीप नहीं पढ़ सकते। और लास्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट और इस सब से ही आप मतलब अपना कवर करेंगे, और वो भी काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होता है। अगर आपका भी आपने लेक्चर्स देख लिए हैं, थोड़ा नोट्स बना लिए, तो लास्ट में आप उसके टेस्ट के थ्रू सब कुछ कवर कर सकते हैं अच्छे से, मतलब अच्छी रैंक ला सकते हैं उसमें काफ़ी। ठीक है जी, नेक्स्ट। अयान। मैं बोलूँ सर? हाँ हाँ। मुझे जो मैसेज देना है वो ये है कि एग्ज़ाम रिलेटेड तो जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी कैसे पढ़ना है वो तो सर ऑलरेडी आपको हर क्लास में आई एम श्योर बताते होंगे। लेकिन जो मेरी साइड से जो मुझे एक चीज़ कहनी है वो ये है कि आप जो भी पढ़ो उसको अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो उसके दो फायदे होंगे। सबसे पहला ये होगा कि आप बर्नआउट नहीं होंगे। बर्नआउट होना इनएविटेबल है जब आप दिसंबर तक पहुंचोगे, आखिरी तक पहुंचोगे। अभी सर आपको या अभी ही इतने सारे क्विजेज हो रहे हैं और वो टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा। तो बर्नआउट तो हर किसी को आता ही है, लेकिन आप उससे बाउंस बैक जल्दी कर जाते हो अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो। तो वो पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है रादर देन अगर कुछ रट के पढ़ा गया होता है या फिर मजबूरी में पढ़ा गया होता है। तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को ढूंढो कि स्टार्ट्स में कहाँ कहाँ लग रहे हैं। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ट्राइंग टू स्टडी विद इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट लेके
पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप आउट ऑफ द सिलेबस जाके चीज़ें पढ़ रहे हो जो कि एग्जाम से रिलेवेंट ही नहीं है, लेकिन जो आप एग्जिस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे हो उनको अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। गूगल पे से देखो, अगर जनरली बोला जाता है गूगल पे ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप आकर के क्लास में शशि सर के साथ शेयर करो। और वो हमेशा बोलते हैं, और वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि तुम मेरे को ही फॉलो करो या तुम्हें मेरी ही बातें सुननी है। वो हर किसी का हर डाउट एंटरटेन करते हैं। तुम उनसे आकर के बात करो कि मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा था रियल एनालिसिस में, ऐसा ऐसा पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा में या स्टैट्स में, और वो फिर पूरी क्लास के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर एक एक बच्चा ही करेगा तो क्लास के डिस्कशन का लेवल बहुत ऊपर जाएगा। तो मतलब मेरा मेरा ये मानना है कि अगर आप इंटरेस्ट लेकर के जेन्युइन इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो हाँ, तो मेरा तो ये एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, संदीप, संबित। Hello, sir. Am I audible? हाँ, यस। Uh, for the upcoming students, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा, हाँ, वही कंसिस्टेंसी थोड़ा रखिए। Try to as soon as you revise a chapter or a part of the chapter, क्योंकि रिविजन तो is going to happen a lot. मतलब आप ऐसा कभी सोचिए मत कि एक बार रिवाइज कर लिया तो हो गया। मतलब शुड कीप रिवाइजिंग, टाइम मिलते ही रिवाइज करो। और पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा मतलब सोच के करो। मतलब कि ये दिमाग में रख के करो कि इट मे कम। मतलब ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सो यही दिमाग में रख के करो। और मैं जो कहना चाहता वो था कि जो पास्ट के जो क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर पीवाई की, उसका उनका थोड़ा मतलब आगे सोच के मतलब करो। मतलब इफ कुछ ऐसा दिया हुआ है कि पीवाईक्यू में आपको शायद मिला कि एमएलई का कोई क्वेश्चन है, तो आप उससे थोड़ा बढ़कर सोचिए कि इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या आ सकता है। मतलब अगर आप ऐसे सोचेंगे तो मतलब वो क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। मतलब माने सॉल्विंग दीस पेपर्स विल वेरी इजी फॉर यू। दैट्स द ओनली थिंग। एंड एट द एंड ऑफ द डे पीवाई जो मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट सॉल्व करो, उसके बाद चेक भी करो क्या गलती हो रही है, थोड़ा मेंटेन करो कि गलती कहाँ हो रही है। दैट हेल्प अ लॉट फॉर मी। दैट सो वही मतलब एक्चुअली इजी, अगर आप समझ जाओ तो फिर तो मॉक टेस्ट की ही चीज लेफ्ट है, रेस्ट ऑफ इट इज इजी। ओके, अमित। और हाँ, अमित है ना? ओके, चला गया। वैभव, आप हो? सब चले गए क्या? आ करके मयूरी को सुन के सब निकल लिए। चलो ठीक है, ओवरऑल तो सबका मैसेज कॉमन ही है, यही ना? वही है। हाँ हाँ, और आप काफी लोगों ने, खैर सबने बोला अच्छा कि टाइम मैनेजमेंट करना है, बट मेनली थोड़ा एक कंफ्यूजन आता है कि कौन सी बुक फॉलो करें, कहाँ से क्वेश्चंस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। ये काफी कंफ्यूजन होता है सबके लिए। दरअसल जैसे मैंने मैनेज किया था, तो मेनली मैंने सिर्फ 2 बुक स्टैट्स की फॉलो की थी। एक बुक मैंने फॉलो की थी प्रसन्ना साहू को। प्रसन्ना साहू लमसम मेरी पूरी बुक लगी हुई है, पूरी ही लगी हुई है, और मिनिमम 2 बार लगी। तो प्रसन्ना साहू काफ़ी अच्छी बुक है, उसे सभी लोग लगाएं। और हमारी जो एफएमएस आती है, एफएमएस से सारा कुछ नहीं पढ़ना होगा। एफएमएस से सिर्फ रैंडम वेरिएबल का पार्ट आप कर सकते हैं और इन्फेरेंस का पार्ट कर लें। और जो बाद में एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं अनसॉल्व्ड वाले, वो भी इन्फेरेंस के पार्ट के और रैंडम वेरिएबल के। मेनली एक और चीज़ से बचना होता है, थोड़ा देखना होता है। काफ़ी लोग फंस जाते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काफ़ी टाइम बिता देते हैं,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने में बिता देते हैं। तो मेनली आईआईटी का जब आप पेपर दे रहे होंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं निकल पाएंगे, तो मेरे हिसाब से उस पर ज़्यादा टाइम देना सही नहीं रहेगा। मैथमेटिकल पार्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी का सेट थ्योरी वाला जो नॉर्मल निकल आए क्वेश्चन उस पर टाइम देना मेनली, और मैथमेटिकल ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर टाइम उन पे दे रहा है। थ्योरेटिकल या प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बुक्सों में प्रूफ के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के लिए जैम का प्रीवियस ईयर और गेट का प्रीवियस ईयर, और थोड़ा दरअसल क्या होता है कि जैम में जो मल्टीपल वाला पार्ट आता है तो उसमें एक दिक्कत होती है कि हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, हर एक ऑप्शन हम लोग चेक करने की आदत नहीं होती है। तो अगर टाइम मिले तो आप लोग नेट के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। दरअसल नेट में क्या होता है, मल्टीपल ही होता है, तो मैंने मल्टीपल की प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेट प्रीवियस ईयर, वहाँ से आप स्टैट्स के जो भी स्टैट्स के क्वेश्चन है वो उठा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैथ के लिए क्रोम पे करना तो एक संवेदना पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी आपको। संवेदना पब्लिकेशन से आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लीजिएगा, रियल एनालिसिस उस बुक से पढ़ लेना। उसमें मेनली क्या होता है, प्रीवियस ईयर होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और उनका सॉल्यूशन होता है मेनली। तो आपको मैथ के लिए इतना ही कर लेना और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेना। बाकी बस बाकी सर के टेस्ट सीरीज करते रहना, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज होती हैं, इतने में हो जाएगा। और हाँ, निगेटिव से बचने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने सीयूईटी क्लियर किया था और इस बार जैम भी क्लियर किया था तो मेरा निगेटिव दोनों में 0-0 मार्क्स गया था, तो निगेटिव से जरूर बचना, निगेटिव ना जा पाए। कुछ पूछना हो और किसी को कुछ मैसेज देना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हो क्या कुछ? है सर, बता रहे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बस इनको कुछ नहीं पूछना है, बस इनको केवल हेलो। सुनना है। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। जो सर हमने बताया था हाँ वो भैया। आवाज आई थी कि नहीं आई? हाँ हाँ आवाज आई। हाँ तब हाँ ठीक भैया, है, एक सर वही कह क्वेश्चन रहे था किसी आपसे। कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना भैया? एक एक क्वेश्चन मिनट था एक आपसे। मिनट रुकना। हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, सूर्या बोलिए। हाँ हाँ तो सॉरी मैं सर। भैया से जानना चाहता हाँ तो मैं भैया ये जानना चाहता था आपसे, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा बता हाँ, दीजिए शॉर्ट में। टाइम मैनेजमेंट देखो, मैं बीएचयू में एमएससी में एडमिशन ले लिया था स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, वहाँ क्लास भी करनी पड़ती थी। अब आते हम तो हमने सर के टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट करना सीखा था। टेस्ट में मेनली हम लोग के पास 3 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो अपना सेक्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर तो निकल के आएगा और आंसर हमारा सामने लिखा भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ज़्यादा टाइम में देता था, लमसम 1 घंटे 20 मिनट के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देता था, ठीक है। फिर जो हमारा नेट पोर्शन होता था, नेट को भी मैं 1 घंटा देता था। ये मैं टाइम देख के करता था, मुझे इतने में ही सॉल्व करना है, इसके बाहर मैं नहीं जाने देता था। और जो बीच के बचे 40 मिनट होते थे, मैं वो सेक्शन बी को देता था, क्योंकि वो सेक्शन क्या होता है यार, उसमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है। उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि मतलब इतनी जल्दी आंसर निकल के नहीं आ पाता, क्योंकि एक भी ऑप्शन आपने छोड़ा तो आपका आंसर चला गया। तो इसलिए मैं उसको कम टाइम देता था, मैं सेक्शन ए और सेक्शन सी को टाइम ज्यादा देता था। और सेक्शन ए को मोस्टली मैं ज्यादा ही टाइम देता था, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता था, पर मैं निगेटिव से बचता था। ये भी है, निगेटिव मेरा 0 हो जाता था हर बार। तो ये कर सकते हैं पहले और तीसरे सेक्शन में ज्यादा टाइम देना, पेपर को सॉल्व करते हैं, टेस्ट भी अटेम्प्ट करते वक्त। और हाँ, एक चीज और कर लेना, अगर आप लोगों को कोई स्टडी पार्टनर साथ में मिल जाए जो आपके साथ पढ़ सकता हो तो जरूर बना लेना, क्योंकि काफी फायदा रहता है कि डेली का आप लोग टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज जैसे 22 का पेपर सॉल्व करना है, तो वो हो जाता है ना, जब सामने वाला करता होता तो आप भी करेंगे, नहीं तो ऐसे आप रुक भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई स्टडी पार्टनर है जो आपके साथ सॉल्व कर रहा, तो ऐसा जरूर कर लेना। क्योंकि मेरे साथ थी, मेरी दोस्त थी AIR 61 शायद, सोनम, तो मैं उसके साथ ही पढ़ता था। तो आप लोग भी कोई अगर पार्टनर, अगर आपका कोई भी मिल जाए दोस्त, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि टारगेट बना के आप लोग सेट करके पढ़ सकते हैं। और कुछ पूछना? भैया थैंक यू फॉर द अपने टेस्ट के लिए जो बताया, बट मतलब डेली आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं? मतलब कुछ टाइम आप फिक्स रखते थे कि मैथ के लिए इतना देंगे, स्टैट के लिए इतना देंगे, क्वेश्चन के लिए इतना करेंगे, या प्रैक्टिस के लिए इतना, ऐसा हाँ कुछ हाँ, था कुछ?
देखो हाँ, मेनली मैं यार रोज दोनों चीजें पढ़ता था, मैं मैथ भी पढ़ता था, मैं स्टैट्स भी पढ़ता था, ठीक है। देखो पहला टॉपिक क्या होता था, जैसे हम 2 लोग साथ में पढ़ते थे, ठीक, मैं और मेरे दोस्त थे, ठीक। तो अब क्या होता था कि जैसे हमने रैंडम वेरिएबल को उठाया, ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है, रैंडम वेरिएबल का टॉपिक आज हमने दोनों ने उठाया। हम लोग रैंडम वेरिएबल के दो बुक को फॉलो कर रहे थे। एक बुक हमारी एफएमएस थी, दूसरी हमारी प्रसन्ना साहू थी। तो हम लोग दोनों के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे वो हमारी प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो, लेकिन हम लोग उसको फिर से सॉल्व करेंगे या कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम लोग रैंडम वेरिएबल टॉपिक के ही जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक। अपना ये टारगेट हम लोग बनाते थे कि ये काम जैसे रैंडम वेरिएबल टॉपिक उठाए तो 4 से 5 दिन में निपटा लेंगे। और इसी टाइप से हम लोग मैथ का भी बनाते थे। मैथ में हम लोग क्या करते थे, कोई एक सब्जेक्ट उठाते थे, या तो रियल एनालिसिस उठाएंगे तो हम लोग रियल एनालिसिस को ही पढ़ेंगे, और सेम यही मेथड होता था कि जो भी हम लोगों के नोट्स होते थे उनका रिवीजन करते थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर से रियल एनालिसिस के क्वेश्चन निकालते थे, उनको फिर सॉल्व करते थे। और हम लोगों का यही पूरे साल चलता रहा मामला। हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, हम लोगों ने फिर रिवीजन किया, फिर वैसे ही सॉल्व किया, और यही करते रहे। और लास्ट के टाइम जब नवंबर दिसंबर आए तो पूरे पेपर को सॉल्व किए, और ज्यादा से ज्यादा पेपर करने की कोशिश करना। और ये मत करना कि जैसे क्या होता है कि हम लोग एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो सोचते हैं ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ऐसा मत करना, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना जब भी वो सामने आए। मेनली हम सुबह स्टैट्स पढ़ते थे, शाम को हम मैथ पढ़ते थे। अब हमारा जो था, सुबह जल्दी उठकर मैथ कर लेते थे और स्टैट्स कर लेते थे, शाम को मैथ करते थे। और ठीक है कुछ भैया, ठीक है, थैंक यू। इनके और पास ना सबसे एक ना, इनके पास एक और ज्यादा चैलेंज, एक और चैलेंजिंग जानते हो क्या है? इनके पास दुनिया भर के प्रैक्टिस सेट जा रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा उससे परेशान है। एक बतला अब दो यार, ये कैसे मैनेज करे अयान या कोई और? प्रैक्टिस सेट्स की दिक्कत है, मतलब कि क्वेश्चन ज्यादा इधर उधर के ज्यादा, मतलब कंटेंट ज्यादा है क्या सर इन लोगों के पास? नहीं, हाँ, मैं इन लोगों को ना मीन्स वीक में कभी कभी 500 भी क्वेश्चन चला जाता है, कभी कभी 200 भी क्वेश्चन चला जा रहा है। यानी जैसे तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलता था ना जैम लेवल का, इन लोगों को मैं जैम लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आप लोग केवल बुक किए हो या पीवाईक्यू किए हो, हाँ, बुक किए प्रीवियस ईयर, बस ऐसे ही हाँ, किया इन हूँ। लोगों के पास ना हर एक टॉपिक्स का मिनिमम 300 से 400 क्वेश्चन इन लोगों को जा रहा है, लेवल अच्छा। 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। यानी हाँ, तो एमसीक्यू, वो एमएस, एनएटी, यानी हर एक टाइप का क्वेश्चन जा रहा है इनके पास। तो जैसे आप वहां से थोड़ा बच सकते हैं, हम क्या करते थे थोड़ा बहुत, जैसे जैसे सर बता रहे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते थे, टेलीग्राम खोजने की कोशिश करते थे, ठीक है। मेरे पास कुछ पीडीएफ पड़ी होंगी, मैं सर को सेंड भी कर दूंगा, वो आप लोग मिल जाएंगी। तो मैं टेलीग्राम से क्वेश्चन निकालता था। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि सर आप लोगों को खुद ही दे रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हाँ करने की कोशिश करो। उससे क्या होता है, जैसे जो सर क्वेश्चन दे रहे हैं वो पूरी तरीके से जैम ओरिएंटेड है, जैसा जैम में पूछा जाता है। और हमारी बुक्स में क्या होता है, हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे ग्रेजुएशन में पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होते हैं, लेकिन हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप से मतलब ही नहीं, हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव और नेट वालों से मतलब है। तो मेनली जो सर असाइनमेंट दे रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करना। चलो ठीक है। और सर किसी उसके के लिए पास? ना एक थोड़ा सा ये कर सकते हैं सर, जैसे वो अगर आप देते हैं ना प्रैक्टिस सेट, तो एक काम ये कर सकते हैं कि उसे प्रिंट करा के रख लें। उसमें एक साइड प्रिंट करा लें, और उसको ना पेंसिल से उसमें जहाँ भी थोड़ी जगह मिलती है ना, उसको पेज को देख देख कर जल्दी सॉल्व कर लिए। क्या होता है हाँ कि हाँ, ये कर पीडीएफ सकते होती है, हैं तो उसको अच्छा है। कॉपी में करने में दिक्कत होती है थोड़ी। जैसे मैं पीवाईक्यू करता था, मैंने सारे इसी तरह से किए, ये सारे पीवाईक्यू प्रिंट करा लिए, और पेंसिल से उसके ऊपर मतलब शॉर्ट में या जैसे भी आंसर उसी पेज पे करना है साइड में, और हो जाता था वो मतलब मोस्टली। और एक फिर काम आपको और कर ज्यादा लेना टाइम कि इस पे चाहिए तो दूसरा साइड कर लो। एक काम और सब लोग कर लेना, एक फॉर्मूले की सीट जरूर बना लेना अलग फॉर्मूले, क्योंकि लास्ट टाइम में फॉर्मूलों का रिवीजन ही किया जाए, फॉर्मूला सीट जरूर बना लेना, वो काफी फायदा करती है। इन लोगों को मैं इस बार काफी प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इन लोगों के पास प्रैक्टिस सेट जा रहा है। हाँ, तो मेनली सर। हाँ, तो अभी ये ना थोड़ा ना, ये जो तुम लोग भटकते थे इधर उधर क्वेश्चंस हाँ के लिए, तो उनका ये थोड़ा टाइम बच रहा है, और ये टाइम केवल क्वेश्चंस करने में दे, और मैंने फोकस रहे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो ये तो काफी अच्छा है ना सर, आप एक ही पास सब कुछ मिला जा रहा है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा, खोजना नहीं पड़ रहा, हम लोग खोजना पड़ रहा था थोड़ा बहुत। और बुक में ना थोड़ा जैम लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं होते, वो खुद से बनाने पड़ते हैं। हाँ, वो नहीं होता सर। बात क्या होती है सर, जब बेसिक स्टार्ट होता है ना, तो फॉर्मूले अप्लाई करना बुक से सही से आ जाता है, क्योंकि जैम लेवल पे सीधे अप्लाई कर पाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है ना। तो फायदा थोड़ा मिल ये जाएगा। है कि उनको अभी से उस लेवल के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वगैरह मिल रहे हैं, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करने का आइडिया लग रहा है, हाँ ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन ट्राई करने का आइडिया लग रहा है।
तो हाँ थोड़ा वो तो वही है, लेकिन वही है कि जब तक कि उस प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार ना करे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा सर, आपके कांटेक्ट में जल्दी आ गए, हम तो लास्ट में कहा नवंबर में आए थे टेस्ट सीरीज के टाइम ही हम्म। हम तो काफी लेट पहुंचे थे। खैर ये तो तो अच्छा है ना, एक पास क्वेश्चन मिल रहे हैं लोगों को। बस ये लोग कोशिश करें कि वो प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार कर जाए। हाँ करना सर, वही ज्यादा बार प्रैक्टिस करना ही फायदे का होता है, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे हर बार ऐसा ही होगा ना कि क्वेश्चन हो सकता कोई नया मेथड मिल जाए करने का। और इन लोगों का सिलेबस भी अब होने ही वाला है, इतनी अब अच्छा इन है कि लोगों का सब कुछ 15 मिल जाता है। सितंबर तक हो जाएगा, तो इनके पास तो रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम होगा। लेकिन वही है, एक रितिका ने बोला, फिर अयान ने भी बोला, फिर उसने बोला, क्या नाम है, रायान ने बोला कि मेन ये चीज है कि जब आप टॉपिक्स को पढ़ रहे हो ना, तो उसको कंप्लीटली पढ़ो और सफिशिएंट टाइम दे करके पढ़ो, ऐसा नहीं कि हाँ जल्दी हाँ, जल्दी। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से करें, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं, और रिवीजन जितना करते रहे कि जो पढ़े वो रिवीजन कर ले साथ साथ। जितना टॉपिक पर टाइम दोगे ना, उतना लॉन्ग टाइम तक वो आपके साथ रहेगा। जितना जल्दी कवर अप करने की कोशिश करोगे, उतना जल्दी भूल भी जाओगे। ये तो चीज है सर। हाँ, ये थोड़ा सा पॉइंट्स है आपके लिए। और ना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स से पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि चीजें बेहतरीन चल रही है। यदि कुछ दाएं बाएं होता है ना, वो मुझे आभास हो जाता है, ठीक है। तब तो ठीक। हाँ, और एक चीज और है, देखो भीड़ बहुत रहती है, भले ही सीट्स कम है, लेकिन उसमें सीरियस तैयारी करने वाला बच्चा भी बहुत कम है। तो इसलिए जितनी सीट है वो बहुत है, क्योंकि सीरियस बच्चा बहुत कम है यहाँ पर। चलो तब ठीक है। और किसी का मन में कोई क्वेश्चन है तैयारी से रिलेटेड, या मेरे से पूछना हो या किसी और से पूछना है, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है। हाँ सर, आपसे पूछना था सर। हाँ बोलिए दिव्यांश। सर मैंने अभी ज्वाइन करी है क्लास 10 डेज पहले। हम्म तो सर मैं लास्ट में आपसे 1 मंथ पीछे चल रहा हूँ। तो मैं हम्म। कवर कैसे करूँ कि सर मैं आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल हो जाऊँ। रयान, आप हो ग्रुप में? अभी थे ना? हाँ रयान, आप थोड़ा गाइड करो इनको। आप सुन रहे हो क्या? हेलो सर, आप मेरा नेम कॉल कर रहे थे? हाँ हाँ, थोड़ा इनको गाइड करो। इनका क्वेश्चन सुना ना आपने? ये ना, ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मेरे से 1 मंथ पीछे चल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी? ओके ओके, नेटवर्क इशू है। तो देखो, मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं ही गाइड कर देता हूँ। देखिए, चीजों को ना, मीन्स मेरा साथ पकड़ना तो थोड़ा टफ होगा, ठीक है ना। लेकिन आप जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप मीन्स लाइव नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपको ऐसा फील नहीं आ रहा होगा। और दूसरी चीज की, आप डाउट कभी भी पूछ सकते हो। तो आप मीन्स आराम से देखो, और देखो कि टाइम टेबल बनाओ, और नंबर ऑफ लेक्चर्स को काउंट करो, और देखो कब तक कंप्लीट हो रहा है। और 15 सितंबर का टारगेट रखो आप, ठीक है ना। आप 15 सितंबर का टारगेट रखो, और देखो कि वो, यदि मैं 15 सितंबर तक टारगेट रखता हूं, तो मेरा कितना लेक्चर बच रहा है। और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर्स किसी किसी दिन ज्यादा कर दो, हर रोज नहीं, किसी किसी दिन। जैसे संडे को आपने 1 के बदले 2 लेक्चर देख लिया, किसी और एक दिन बीच में आपने 1 के बदले 1 ज्यादा लेक्चर देख लिया। तो ऐसे करके देखो कि क्या वो 15 सितंबर तक कंप्लीट हो रहा है सारा लेक्चर। क्योंकि लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मेरा ऐड होते जा रहा है ना। और मेनली बैच 2 का रिकॉर्डिंग फोकस करना, बैच 1 का रिकॉर्डिंग मत देखना, क्योंकि बैच 1 में मैं बहुत ज्यादा किया हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ लेक्चर उसमें बहुत ज्यादा है। तो आप बैच 2 का देखना। और बैच 1 वाले को भी मैं बोलूंगा कि यदि आपको रिवीजन करने का मन हो रिकॉर्डिंग से, कभी लेक्चर से, तो आप भी बैच 2 का ही रिकॉर्डिंग देखना। क्योंकि आपने तो बैच 1 एक बार पढ़ लिया ना, तो आप बैच 2 का ही देखना, बैच 1 का मत देखना रिकॉर्डिंग। तो आप ना लिख करके टाइम अपने उंगली पर डेट गिनो, कितना आपके पास दिन है, और नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं। यदि मैं हर रोज एक एक लेक्चर देख रहा हूं, तो कितना टाइम लग रहा है। यदि मैं किसी वीक में 1 लेक्चर ज्यादा कर दिया, किसी किसी दिन, या संडे को 2 लेक्चर कर दिया, किसी बीच में 2 लेक्चर ज्यादा कर दिया,
यानी एक दिन मैंने 2 लेक्चर्स कवर किया और हर एक दिन एक एक लेक्चर कवर कर रहा हूँ, या वीक का ऐसा 2 दिन है जिस दिन मैं 4 लेक्चर कवर कर रहा हूँ और बाकी एक एक लेक्चर कवर कर रहा हूँ, तो आपका कितना टाइम तक जा रहा है? क्या वो 15 सितंबर के पहले कंप्लीट हो रहा है या 15 सितंबर को क्रॉस कर रहा है? एक चीज और, जो भी आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो, जो भी लेक्चर्स देख रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो, न कि केवल आप रिकॉर्डिंग देखो। केवल आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, लेक्चर मींस डीपीपी या प्रैक्टिस से ट्राई नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। एक नहीं होता है कि आपको ढूंढना है, आपको कुछ ढूंढना नहीं है, आपके पास हर एक मटेरियल है, सब कुछ है, बस आपको लेक्चर्स देखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करो, कोशिश करो कि आपसे खुद से हो, ना हो तो उससे रिलेटेड में डीपीपी प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन भी कराया, आप वहां पर जाओ, देखो कि मैं हिंट कैसे दे रहा हूँ, फिर वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर से नहीं हो रहा है वीडियो को ऑन करके देख लो कि मैं कैसे किया, और करने के बाद एनालिसिस करो कि आप क्या ऐसा पॉइंट था, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप नहीं सोच पा रहे थे, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैं बतलाया और आप नहीं सोच पा रहे थे। क्योंकि आप डायरेक्ट देख लोगे ना तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पहले खुद से ट्राई करो, 4-5 अटेम्प्ट लो उस क्वेश्चन पर, मिनिमम 30 मिनट जरूर स्पेंड करो पर क्वेश्चन जो नहीं हो रहा है, मिनिमम 30 मिनट, इससे ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमसे क्वेश्चंस नहीं होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा टाइम वेस्ट किया, नहीं, उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखा। जैसे मैं कल क्वेश्चंस किया, वो समेशन वाला में फंस गया था, कैलकुलेशन, और सिंपल कैलकुलेशन था, देख रहे थे ना, सिंपल कैलकुलेशन था। यदि यह सिचुएशन एग्जामिनेशन हॉल में हो जाता तो पूरा आपका टाइम लेके बैठ जाता ना, वो पूरा का पूरा आपका टाइम बर्बाद कर देता। तो आप यदि डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने की कोशिश करोगे, किसी से डायरेक्ट पूछ लोगे, तो आप उस फेज से कभी नहीं निकलोगे, और वो फेज कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, और वो आपको परेशान कर देगा, डिमोटिवेट कर सकता है, नर्वस कर सकता है। लेकिन वो फेज आप अभी ही गुजर जाओ, तो आप वहां पर आपको पता रहेगा कि नहीं, ये मैं गलत जा रहा हूँ, ये मैं गलत, यानी जब हम क्वेश्चंस पर टाइम देते वो नहीं होता है लास्टली तक, फिर भी वो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है कि कैसे अप्रोच लेना है, कैसे अप्रोच नहीं लेना है, यहाँ मैं गलत सोच रहा था, यहाँ मैं सही सोच रहा था। और जो भी करो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन करो, यानी जबरदस्ती मत करो क्वेश्चंस के साथ, जो भी करना है डिफिनीशन को, एकदम रूल को फॉलो करो। नेता नहीं बनना, पॉलिटिशियन नहीं बनना, बिल्कुल डिफिनीशन और रूल को फॉलो करना है, चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो। यदि किसी चीज की कमी हो रही है, आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड भी कर दो। आपको लग रहा है कि ऐड करने की जरूरत है, तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ताकि वो चीजें बैलेंस रहे, यानी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। और एक चीज, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व करने के बाद भी उसके बारे में सोचिए कि आपने कैसे किया, ये आपसे कैसे हो गया, आखिर आपने उस क्वेश्चंस में क्या किया कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इससे रिलेटेड कहीं और क्वेश्चंस आया था क्या? क्या ऐसा कोई डिफिनीशन के अंदर पॉइंट है जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया और पहले नहीं सोचा था? ऐसा कई बार होता है कि हम डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन होते रहता है, लेकिन बीच में एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो उस डिफिनीशन को हिलाकर उसकी ईंट से ईंट बजा देता है। एक ऐसा क्वेश्चन आपके हाथ लग जाता है कि वो डिफिनीशन की ईंट से ईंट बजा देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि उसके एक एक वर्ड का एनालिसिस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर देता है। तो आप उसकी बदौलत आप काफी चीजें सीख जाओगे, लेकिन कब? जब उसका एनालिसिस करोगे तब, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने बाद एनालिसिस भी करो। कहोगे सर अभी टाइम की कमी है, लेकिन माना कि भी टाइम की कमी है, लेकिन आपको ये आदत डालनी होगी ना, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक आपके दिमाग में है कि हमें यह काम करना है, हमें ऐसे काम स्टार्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि मुझे उस समय भी बतलाना पड़ रहा है तब आप कर रहे हो, वो चीजें मेरे बतलाने से पहले कोशिश करो कि स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है ना दिव्यांश? तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको लिखिए कॉपी पर, कितना दिन है, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स है, और विथ प्रैक्टिस है उसको करते जाइए। जी सर, हम्म थैंक यू सर।
और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, हेलो हाँ सर, मैं कह रहा था जो आपका लेक्चर कंटेंट होता है ना, और जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि वो सफिशिएंट है। तो काफ़ी भैया दीदी लोग भी बता रहे थे कि 1-2 बुक फॉलो करनी, जैसे आप भी कहते हैं कि एक बुक रखनी चाहिए, है ना, तो बेसिक से कनेक्ट करके रखती। बट मुझे ऐसा फील होता है सर कि कंटेंट से हो जा रही है चीज़ें, तो मुझे बुक भी करनी चाहिए या सिर्फ कंटेंट पे रहना चाहिए? नहीं, कंटेंट करो, लेकिन बुक को जब आप पढ़ रहे हो ना तो उसको कंटेंट से मेरे कनेक्ट करो। ओके। समझ रहा है ना? जब आप बुक पढ़ रहे हो ना, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जाके पढ़ना है, क्योंकि हम एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं तो हमारा दिमाग वहीं तक सीमित हो जाता है। ठीक है ना? हमने अपने आप को ओपन करना है ना, अपने यस आप सर। को हमें खोलना है। तो जब आप बुक पढ़ोगे, चलो माने बुक को इसलिए मत पढ़ो कि अब सीखना है उससे, बुक को इसलिए पढ़ो कि हाँ मेरा कुछ छूट रहा है क्या। चलो ये हमने डिफिनेशन पर, हाँ कंटेंट में इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन था, तो देख रहे हो ना वो चीजें दूसरे स्टेज में जाकर के कनेक्ट हो रही है। और सेम सिचुएशन एग्जामिनेशन हॉल में होगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ हमने ऐसा कनेक्ट किया था, हमने ऐसा पढ़ा था, तो उस समय क्या होगा, वो आपकी चीजें क्लिक करेगी। इसलिए मैं बुक पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, माने बुक को केवल बुक की बातें पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बुक पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बुक पढ़ करके उसको कनेक्ट करो, मेरे असाइनमेंट से कनेक्ट करो, प्रैक्टिस से कनेक्ट करो। मैं जो सॉल्व कंसेप्ट कराते समय बतलाता हूँ, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो कंसेप्ट को बोलता हूँ उससे कनेक्ट करो। तो वो क्या होगा, वो उसके बहाने वो चीजें आपकी रिकॉल हो रही है, मेरा प्रैक्टिस सेट भी रिकॉल हो रहा है, जो मैं बोर्ड पर कंसेप्ट बोला हूँ वो भी रिकॉल हो रहा है, और आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जाकर के भी पढ़ रहे हो, क्योंकि वहां भी तो हमें डिफरेंट स्टेज ही मिलने वाला है ना। यस सर। हाँ तो एक बुक जरूर पढ़ना चाहिए, एक, और ऐसे मनोरंजन के लिए 2 भी बुक पढ़ लो, नहीं होता है। देखो जब हम चीजों को अच्छे से सीख लेंगे ना, तब कोई भी बुक पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ आप इजीली कनेक्ट कर लोगे, इजीली कनेक्ट कर लोगे, और जो जो एक आध दो चीजें बची है वो कवर अप हो जाएगी। अच्छा ये तो सर ने इसको इस तरीके से बतलाया था, हमने इस तरीके से सोचा था कि दोनों में क्या रिलेशन है, या दोनों एक ही चीज है, बस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे बातें करो, बुक से बातें करो थ्रू मेरे कंसेप्ट। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? मैंने पहले सब कुछ सीख जाओ, देन आराम से बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? चलो मेरा लास्ट मैसेज आपके लिए यही है, वैसे तो मैं हमेशा ही बोलते रहता हूँ, फिर भी एक बार फिर से बोलता हूँ कि ये तो सभी लोग शायद चले ही गए हैं, ठीक है ना, आप ही सब हो केवल, तो ठीक है मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ, फिर भी जो बॉम्बे जाने वाले हैं उनको तो पहले बेस्ट ऑफ लक कुछ है, और बिल्कुल रिलैक्स रहो, वहाँ प्रेशर बेशक आएगा, लेकिन आप उस प्रेशर में सोना बन के निकलोगे। ठीक है ना? चाहे आईआईटी हो या आईआईटी कानपुर हो या एनी आईआईटी हो या बीएचयू हो, डीयू हो, आप वहां से परफेक्ट बन के निकलोगे। और बाकी इनके लिए कि जो कुछ आप सीख रहे हो उसको रिकॉल करो, सोने से पहले, उठने के जस्ट बाद। और रिकॉल करने का मतलब रट्टा मारना मेरा नहीं है, रिकॉल करने का मतलब कि रिलेशन फाइंड आउट करो, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक्स को रिलेट करो, एक कंसेप्ट को देखो कि वो कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस किस जगह आ रहा है। जैसे लिमिट का क्वेश्चन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी आ जा रहा है, एमजीएफ में भी आ जा रहा है, फिर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में आएगा, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो ये सारे पॉइंट से उसको आप कनेक्ट करो, हो सकता है कि एमजीएफ लगा निकाल के और उस पर लिमिट लगा दे, या कुछ पीएमए एक्सपेक्टेशन निकाल के उस पर लिमिट लगा दे, वेरिएंस निकाल के उस पर लिमिट लगा दे। तो ऐसे कनेक्ट करो, छोटी से छोटी चीजों को कनेक्ट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे कैसे यूज कर रहा है, लिमिट में यूज कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी में यूज कर रहा है, डिफरेंशियबिलिटी में यूज कर रहा है, हाँ मैक्सिमा मिनिमा में यूज कर रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर रहा है, ज्योमेट्रिक में कैसे यूज कर रहा है, एक्सपेक्टेशन में कैसे यूज कर रहा है, वेरिएंस में कैसे यूज कर रहा है,
इसकी प्रॉपर्टी, इस जो ये प्रॉपर्टी दिया है, किस टाइप के क्वेश्चन इसको बना सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन को सेट कर सकता है, ऑड फंक्शन है उसको उस पर किस टाइप के क्वेश्चन को सेट कर सकता है, वो आपके एक्सपेक्टेशन में यूज होता है, वेरिएंस में यूज होता है। तो ऐसी छोटी से छोटी बातों को आपस में रिकनेक्ट करो ताकि आपके लिए वो टॉपिक क्या हो, सिमट जाए। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज हो। जैसे मयूरी ने बोला एक पॉइंट कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशंस को पकड़ो, उसको कैच करो, उसको आपस में रिकनेक्ट करो, फिर और मजा आएगा। आप लोगों को इस पर काफी क्वेश्चंस मिला होगा, खूब मजा आ रहा होगा करने में, एक एक लाइन में हो रहा होगा। नहीं मिला है ना? किसने ट्राई किया है ना स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मैं दिया था, इंटर रिलेशन वगैरह? बैच 1 वाले तो ट्राई किए होंगे ना भाई? यस सर। हाँ, तो उसको खूब करने में मजा आ रहा होगा ना। तो आराम से करो उसको, ठीक है ना? आराम से इंटर रिलेशन निकालो, उसको सोचो, एनालिसिस करो। और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, टेस्ट वगैरह का डिस्कशन स्टार्ट होगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। फिर क्रैश कोर्स में भी आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेगा, उसमें भी काफी चीजें सीखोगे। कल वो जो मैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बैच 1 में पढ़ाया था, समझो कि वो मैक्सिमम बच्चों के लिए वो बोझ था। वो मैक्सिमम लोग नहीं लास्टली तक समझ पाते थे, उसको छोड़ देते थे, उस पार्ट को मैक्सिमम लोग स्किप कर देते थे। लेकिन ये चीजें हमने पहले ही पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन भी हो रहा होगा ना इजीली। किसने ट्राई किया था क्या वो जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन? कुछ किया था, आराम से हो रहे थे। मजा आ गया ना करके उसको? धराधर हो रहा है नहीं? हाँ, अब बहुत इजी लग रहा है। अब तो लगा यही यही डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बतला, जब मैं कर रहा था ना, ये सोचा कि मैं वहां बच्चों को समेशन समझाऊंगा, कि एक्सपेक्टेशन समझाऊंगा, कि डबल एक्सपेक्टेशन समझाऊंगा। ये बड़ी मेरे लिए वो रहा। मैं कहा डबल इंटीग्रेशन तो मैं बच्चों को पढ़ा दिया, तो डबल समेशन भी पढ़ाना चाहिए। तो आपका समझो ना कि मैं आपका 90% खत्म कर दिया। आपका 90% ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, केवल 10% बचा है। यानी आप कैलकुलेशन करना सीख गए, सिंप्लीफिकेशन करना सीख गए, उसके टर्मिनोलॉजी को जान गए। अब केवल आपको डिफिनीशन जानना है। डिफिनीशन जान जाओगे, क्वेश्चन धराधर आपसे होने लगेगा। और मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ना आपका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन 4 से 5 क्लास में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी सोचो 30 नंबर पढ़ने में हमने इतना टाइम लगा दिया। अभी 30 नंबर में नहीं, 25 नंबर, 25 मार्क्स। लेकिन ये 30 मार्क्स हम केवल आज 5 से 6 दिनों में सीख जाएंगे। 5 से 6 दिनों में हम 30 मार्क्स सीखने वाले हैं, क्योंकि अब चीजें इजी है, अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। नहीं होता है कि गाड़ी पटरी पर आ गई है, बस उसको स्पीड अप देना। अब ऐसा नहीं कि मैं बुलेट हो जाऊंगा, बस आप लोग करोगे खुद से, वो सारी चीजें आप खुद से करोगे, मेरा बिना बतलाए करोगे। मैक्सिमम लोग कर लेंगे। तो आराम से कंसेप्ट को रिकनेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो। ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं किया है, उसको जोड़ने की कोशिश करो, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफिनीशन के एक एक वर्ड को कंसीडर करो, एक एक पॉइंट को कंसीडर करो, चाहे वो कितनी छोटी बात क्यों ना हो, उसको इग्नोर करने की आप कोशिश मत करो। हर एक पॉइंट को कंसीडर करो, चाहे वो A+B ही क्यों ना हो, 1+1 ही क्यों ना हो। और अब चीजें जल्दी होने ही वाली है। तो चलो ठीक है, एंजॉय करो और पढ़ाई करो। मिलते हैं कल। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो ठीक है, मिलते हैं। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय सर। गुड नाइट।